डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। आज तमाम देशों की सरकारें अपनी अपनी आर्थिक मुश्किलों से लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक खर्च करने और कम से कम बर्बादी की तरफ ध्यान देना होगा। उन्हें ऐसी आर्थिक नीतियां अपनानी होंगी जिनमें कचरे से भी संसाधन तैयार किए जा सकें। ऐसे तमाम उपाय उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें आज यह संकल्प लेना होगा कि मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को दुष्प्रभावित न कर सकें। अब इस पर विचार विमर्श करने का वक्त नहीं है। अब ज़रूरत है इस पर युद्ध स्तर पर काम करने की। यही कारण है कि आज हम दुनिया में असमानता को काफ़ी तेज़ी से बढ़ते देख रहे हैं और गरीबों वंचितों की तादाद बढ़ रही है। आज मानवता के साझा भविष्य के लिए हमें न सिर्फ अपनी कार्यशैली बल्कि अपना नज़रिया भी बदलना होगा। हमें इस सम्मेलन को एक अलग रूप देना होगा ताकि इसमें महज समस्या की चर्चा न हो बल्कि समाधान के रास्ते भी बताए जाएं। इसलिए हमें उपभोग और उत्पादन पर गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है और हम इसे आज नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे देश में अगर शिक्षा नीति और व्यवस्था सबके लिए एक समान हो जाए तो समाज में समानता की बात आवश्यक रूप से क्रियान्वित हो जाएगी। शिक्षा नीति समान होने के कारण मजदूर, गरीब और बड़े नौकरशाह, नेता और उद्योगपति के बच्चे एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे और इसके कारण आज समावेशी उत्थान की ओर बढ़ रहा है। हमारे समाज सुधारकों ने समय समय पर इस देश में समान शिक्षा नीति की मांग उठाई है। कई बार राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों एवं आयोगों का गठन भी किया है। चुनाव के समय आम जनता से इस मसले पर विभिन्न प्रकार के वायदे भी किए गए, लेकिन जब उन आयोगों और समितियों की रिपोर्ट या सिफारिशें आईं तब उन पर अमल करना जरूरी नहीं समझा गया। आज हमारे सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों का भारी अभाव है और जहां प्रति 20-25 बच्चों पर एक अध्यापक की उपलब्धता होनी चाहिए, वहां 80 से 100 बच्चों पर एक अध्यापक होते हैं। अधिकतर स्कूल अध्यापकों की भारी कमी के बीच चल रहे हैं और कई प्राथमिक विद्यालयों में एक ही अध्यापक कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न विचारणीय है कि समान शिक्षा की अवधारणा को कैसे मूर्त रूप दिया जा सकेगा। नए भारत के निर्माण में शिक्षा और समाज के विकास की दशा और दिशा को नए आयाम देने के लिए महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वर्तमान दौर में समय नई करवटें ले रहा है। पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था में आज आंशिक ही सही लेकिन परिवर्तन की स्थिति दिखाई देती है। शासन और प्रशासन के स्तर पर महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष ही माना जाता है और हमें आशा करनी चाहिए कि निरंतर महिलाओं की जागृति की दिशा में शासन एवं समाज स्तर पर दूरगामी कदम उठाए जाते रहेंगे। विगत 2-3 दशकों में देश प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ है। पुरुषों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में महिलाएं अग्रणी रही हैं। आशा की जानी चाहिए कि शासन और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि महिलाओं की शक्ति और क्षमता को आगे आने का भरपूर मौका मिल सके। यह भी एक तथ्य है कि आज जिस रफ्तार से महिलाओं में शैक्षणिक चेतना व्याप्त हो रही है, उसके आधार पर निकट भविष्य में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कार्यक्षमता को वरीयता दी जाने लगेगी। यह जरूर है कि ग्राम्य जीवन प्रधान इस देश के दूरस्थ इलाकों में आज भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का अधिक प्रसार नहीं हुआ है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं में शिक्षा के प्रति अतिरिक्त रुझान का परिचय मिलता है। जैसे जैसे महिलाएं रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं,
वैसे वैसे सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव की स्थिति भी दिखाई देती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दौर में महिलाओं की स्थिति और भी विशिष्ट मुकाम तक पहुंच सकेगी। अब वह समय नहीं रहा जब महिलाएं केवल घरेलू कार्यों के लिए कुशल मानी जाती थीं। आज किसी भी देश में महिलाओं की उपयोगिता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाते हुए जिस रफ्तार से महिलाएं विकास की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसे और अधिक प्रोत्साहित करने की नितांत आवश्यकता है। पिछले दिनों महिलाओं से जुड़ी दो खबरें आई थीं, एक भारत के बारे में और दूसरी खबर दुनिया की महिलाओं से संबंधित थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए उस देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय का कहना था कि अब वक्त आ गया है जब देश में प्रधान न्यायाधीश के पद पर कोई महिला आसीन हो। भारतीय समाज में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं और परिवार को चलाने का दायित्व उन्हीं को निभाना होता है। आत्मविश्वास के साथ कड़ी चुनौतियों का सामना करके और सकारात्मक सोच के साथ बाधाओं को पार करने से व्यक्ति जीवन में नई ऊंचाइयों को छूता है। आज यह बात महिलाओं के लिए पूर्णतः सही साबित होती है। शिक्षा का इतिहास मानव समाज एवं विकास सभ्यता के विकास के इतिहास का सहचर रहा है। उसी तरह से शुरू से ही शिक्षा और समाज का नाता धर्म से भी रहा है। सभी धर्मों में शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय विद्या से है और विद्या सीधे रूप से शिक्षा से जुड़ी है। शिक्षा को मानव समाज के विकास की धुरी माना गया है। विकास के सभी प्रयासों का लक्ष्य मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार होता है और समाज के किसी भी क्षेत्र में विकास की रीढ़ शिक्षा ही होती है। इसके अलावा शिक्षा के प्रत्यय एवं प्राचीन काल से ही चिंतकों एवं विचारकों ने अलग अलग विचार रखे हैं तथा अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित करने के प्रयास किए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी ने शिक्षा की सबसे उपयुक्त परिभाषा देते हुए कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा के उच्चतम विकास से है। गांधी धर्ममर्मज्ञ होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जैसे माँ का दूध जरूरी है, उसी तरह मनुष्य के सांसारिक विकास एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। वे साक्षरता और शिक्षा को बिल्कुल अलग मानते थे। उनका कहना था कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न आरंभ। यह केवल मनुष्य को शिक्षित बनाने का एक साधन है। उन्होंने शिक्षा से मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास एवं चरित्र निर्माण का तात्पर्य दिया था। आज इस हाईटेक दुनिया में किसी भी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा को पूर्व अपेक्षित माना गया है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक विमर्श में शिक्षा को सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की बुनियाद माना गया है। यूनेस्को, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि द्वारा मिलकर गठित विश्व शिक्षा फोरम आज पूरी दुनिया में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अध्ययन एवं योजना बनाने का काम करता है। इसके द्वारा सभी के लिए शिक्षा का नारा दिया गया और इसके लिए संगठित रूप से अभियान चलाया गया। इन सबके साथ भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला कानून बना एवं केंद्र तथा बिहार सहित अनेक राज्यों ने शिक्षा के सार्वजनिकरण पर जोर दिया। अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि कोई भी स्कूल जाने की उम्र वाला बच्चा स्कूल से बाहर न छूटे। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे प्रयास बहुत हद तक सफल रहे हैं, जिनके कारण ग्रामीण इलाकों में भी साक्षरता दर बढ़ी है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौर में शिक्षा व्यवस्था ही सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। इस स्थिति में पहुंचकर हम यह सोचने को विवश हैं कि जो कुछ हो रहा है क्या वह सिर्फ साक्षरता है
या लोग वास्तविक अर्थों में शिक्षित हो रहे हैं। उनके अनुसार शिक्षा का मकसद तो चरित्र निर्माण व गुणवत्तापूर्ण जीवन है और मनुष्य के गुणवत्तापूर्ण जीवन की कल्पना सामाजिक परिवेश से अलग नहीं की जा सकती है। शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्ते को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। इसके विपरीत कभी कभी शिक्षित व्यक्ति समाज से अपने को अलग थलग महसूस कराने लगता है। ऐसी शिक्षा अपूर्ण मानी जाएगी क्योंकि वह समाज के ताने बाने को जर्जर बनाती है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। समाप्त।